हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि आवर्त सारणी के 18वें समूह को शून्य समूह कहा जाता है। इस तरह का ये वर्ग होता है और अंतिम वर्ग जो रहता है, वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18। तो जो वर्ग होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आवर्त सारणी का समूह। तो सबसे अंतिम में जो होता है 18वें समूह, उसी को हम लोग शून्य वर्ग का कहा जाता है। उसी को हम लोग शून्य वर्ग का कहते हैं। इसको हम लोग निष्क्रिय गैस कहते हैं, आप लोग को पता होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, सोडियम धातु को रखा जाता है। तो सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है, आप लोगों को पता होगा। इसको हम लोग केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। सोडियम धातु को हम लोग केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है। क्षैतिज कतारों को, देखिए ये क्या है, क्षैतिज कतार है। आवर्त सारणी में ये क्षैतिज कतार है और ये क्या है, ये है उदग्र स्तंभ। तो देखिए इसमें ये आवर्त है, इस आवर्तों की संख्या 7 होती है और वर्गों की संख्या 18 होती है। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है। तो इस क्षैतिज कतार को क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य में हैं। तो हीलियम के अलावा जितने भी अक्रिय गैस होते हैं वो पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, किस गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि विद्युत बल्ब में हम लोग आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है। तो किसी भी तत्व के सबसे अंतिम जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो देखिए जैसे ही तत्व की बात होगी तो हम लोग हाइड्रोजन आंसर करेंगे, सॉरी ऑक्सीजन आंसर करेंगे। हाइड्रोजन नहीं होगा, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन आंसर करेंगे। तत्व की बात होगी तो ऑक्सीजन करेंगे और अगर यदि धातु की बात होगी तो हम लोग एल्यूमिनियम आंसर करेंगे। इसमें बोला क्या गया है, तत्व बोला गया है तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। तत्व में ऑक्सीजन होता है और धातु में एल्युमिनियम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। तो आप लोगों को पता होगा कि किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है, तो शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो आप लोगों को पता होगा कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम लोग बहिष्मंडल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, तारे का रंग सूचक होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि ताप बदलने के साथ साथ इसके रंग में भी बदलाव आती है।
अगर यदि इसका कम तापमान है तो लाल दिखाई देगा, और अगर यदि उससे अधिक रहेगा तब वो नीला दिखाई देगा, और उससे भी अधिक होगा तो धीरे धीरे ये वाइट होते जाएगा। तो तारे का रंग सूचक क्या होता है? ताप होता है। तो ताप इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो आप लोगों को अभी तुरंत बताए हैं कि ब्रह्मांड में या फिर पृथ्वी की बात करेंगे तो सबसे अधिक क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व की बात होगी तो ऑक्सीजन। और अगर यदि धातु की बात होगी तब एल्युमिनियम हो जाएगा। लेकिन इसमें बोला क्या गया है? तत्व। तत्व तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। जनित्र, जिसको हम लोग जनरेटर भी कहते हैं। जनित्र वो क्या करता है? वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, आप लोगों को पता होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए में कैलोरी है, ये नहीं होगा। बी में ताप है, ये भी नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए अगले ऑप्शन में है जूल। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जूल। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है निम्नांकित में से किसका अर्थ जल होता है? निम्नांकित में से किसका अर्थ जल होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रो का अर्थ जल होता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है? तो ये होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। मतलब आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर होता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो आप लोगों को पता होगा कि बैटरी से सिर्फ और सिर्फ डिस्ट धारा यानी डीसी धारा प्राप्त होती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। उदग्र स्तंभ, ये क्या है? उदग्र स्तंभ है। आवर्त सारणी में ये है उदग्र स्तंभ, और इसकी संख्या 18 होती है। और ये क्या है? क्षैतिज कतार है, जिसकी संख्या 7 होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त कहते हैं। इसमें बोला जा रहा है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ। उदग्र स्तंभों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। और इस स्तंभ को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है पीतल है। तो पीतल क्या है? तो पीतल आप लोगों को पता होगा ये एक मिश्र धातु है। तो पीतल क्या हो जाएगा? मिश्र धातु हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु कहाँ बनता है? आप लोगों को पता होगा ये वृषण में बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वृषण। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है निकेल है। निकेल क्या है? तो आप लोगों को पता होगा कि निकेल लोह चुंबकीय पदार्थ है। निकेल क्या है? लोह चुंबकीय पदार्थ है। आप लोगों को याद रखना है कि लोहा कोबाल्ट और निकेल, लोहा कोबाल्ट और निकेल ये सब क्या होता है? ये लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। तीनों का तीनों लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। लोहा, कोबाल्ट और निकेल।
चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है। 1 से क्या होती है, अधिक होती है। तो 1 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें 0 है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 1 क्या है, 1 ही बड़ा बताया गया है और 1 से छोटा यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें हम लोग को क्या आंसर होगा, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 1 से बड़ा वाला यहाँ पर ये ऑप्शन है, तो ये आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रतिघात का मात्रक है। तो प्रतिघात का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि प्रतिघात का ऐसा मात्रक महो होता है। प्रतिघात का ऐसा मात्रक महो होता है, महो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपवर्त होता है, अपद्रव्य होता है। तो देखिए एन टाइप की जैसे बात होगी, एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप, और एक होता है पी टाइप, पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप। तो देखिए नेगेटिव टाइप है तो इसमें क्या मिलाएंगे, पंच संयोजी इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे, और पॉजिटिव टाइप रहेगा तो उसमें हम लोग त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं। त्रिसंयोजी मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तभी तो ये पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगा तभी तो ये नेगेटिव होगा। तो त्रिसंयोजी और पंचसंयोजी में पंचसंयोजी मिलाएंगे क्योंकि उसमें अधिक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो हो जाएगा नेगेटिव, और त्रिसंयोजी मिलाएंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो इसमें एन टाइप बोला जा रहा है मतलब नेगेटिव टाइप। इसमें कौन सा मिलाएंगे हम लोग, पंचसंयोजी इलेक्ट्रॉन को मिलाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि देखिए पी टाइप आ गया। इसमें बोला जा रहा है कि पी टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होता है। तो देखिए पी टाइप हो गया, तो इसमें कौन सा मिलाएंगे, त्रिसंयोजी इलेक्ट्रॉन मिलाएंगे। पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, और एन टाइप में क्या मिलाए थे, पंचसंयोजी इलेक्ट्रॉन। तो चलिए हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं, त्रिसंयोजी कहाँ पर है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है त्रिसंयोजी, ये हो जाएगा त्रिसंयोजक। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि धातु का परावैद्युतांक होता है। तो देखिए आप लोगों को पता होगा कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट इसका सही आंसर हो जाएगा।